गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम आपके लिए क्लास 10th का एक चैप्टर कवर करेंगे। आपके बोर्ड्स आने वाले हैं तो हम एक एक करके सारे चैप्टर आपका कवर करवाएंगे, प्रॉपर रिवीजन होगा। तो हम क्लास 10th का एक चैप्टर आपके लिए लेकर आए हैं, दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस। तो हम इस चैप्टर का आज पूरा फुल रिवीजन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे कहते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है जिसे हम देखकर कह सकते हैं कि उसमें लाइफ है या नहीं, वो ज़िंदा है या नहीं है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपके पास कहीं ज़मीन पर एक कीड़ा पड़ा हुआ है, तो हम कैसे बताएंगे कि वो कीड़ा ज़िंदा है या मर गया है। कुछ देर तक ऑब्जर्व करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट देखेंगे। अगर वो हिल रहा होगा, अगर वो मूवमेंट करने लग जाए तो हम कह सकते हैं कि वो ज़िंदा है। अगर वो मूवमेंट नहीं कर रहा है तो फिर हम मान लेते हैं कि चलो वो कीड़ा मर चुका है। पर क्या ये मूवमेंट एक एग्जैक्ट क्राइटेरिया है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है डिफाइन करने के लिए कि वो ज़िंदा है या नहीं है? क्योंकि क्या हो सकता है वो कीड़ा किसी और वजह से भी मूव कर रहा हो। क्या पता पेड़ के पत्ते जो है वो कभी हवा चलने की वजह से भी मूव करते हो। तो ऐसा कोई डेफिनेट क्राइटेरिया हमारे पास नहीं है कि हम कह सकते हैं कि अगर कुछ मूव कर रहा है तो ही उसमें लाइफ है, अगर मूव नहीं कर रहा है तो लाइफ नहीं है। क्योंकि कई बार होता है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो भले आपको दिख नहीं रहा है कि वो मूव कर रहा है, उसमें मूवमेंट हो रहा है, पर उसके सेल के अंदर कुछ मूवमेंट हो सकता है, उसका मॉलिक्यूलर मूवमेंट हो सकता है, राइट। तो जब भी हम बोलते हैं कि किसी में भी लाइफ है तो हम वहाँ पर बोलते हैं कि उसके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होना ज़रूरी है। सेल के अंदर में डीएनए में कुछ चेंजेस हो रहा है, आरएनए बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, वहाँ पर जो भी चेंजेस हो रहा है वो सब मिला के एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने का काम करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रहा है तो वो ज़िंदा है, भले हमें दिखे या ना दिखे बाहर से। ओके, नाउ एक तो हमारा हो गया मूवमेंट, और मूवमेंट कौन सा? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी क्यों होता है? क्या ज़रूरत है मॉलिक्यूलर मूवमेंट होने का? क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर लाइफ चल रहा है, अगर वो ज़िंदा है, तो उससे क्या होगा, कई बार चोट लगेगा, कई बार कुछ और प्रॉब्लम्स होंगी, तो उसे रिपेयर करना ज़रूरी है। तो सेल को अगर रिपेयर करना है, सेल का मेंटेनेंस करना है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखना है, तो ये सब मूवमेंट्स बहुत ज़रूरी है। यही हमारे रिपेयरिंग का काम करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा गिर गया है खेलते खेलते, उसे चोट लगेगा, पर वो चोट लगने के बाद कुछ दिन बाद ठीक भी तो होता है। तो वो ठीक किसके वजह से होता है? ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स चल रहे होते हैं ना हमारे बॉडी में, सेल्यूलर मूवमेंट्स, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स जो हो रहे होते हैं, इनके वजह से ही रिपेयर होता है, इनके वजह से ही वो चोट जो घाव होता है वो भरता है। ठीक है, तो ये सब बहुत ज़रूरी है किस चीज़ के लिए? एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ चलाने के लिए, उसे ज़िंदा रखने के लिए। ओके, सो दिस इज़ द रीज़न कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मूवमेंट क्यों ज़रूरी होता है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ प्रोसेस, हम जब बोलते हैं कि लाइफ प्रोसेस चलाने के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट ज़रूरी होता है, तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? मतलब व्हाट कैन वी से कि लाइफ प्रोसेस एक्चुअली में क्या है? तो लाइफ प्रोसेस वो सारे प्रोसेसेस है, वो सब कुछ है जो कि एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखते हैं, जो भी हमारे बॉडी के अंदर चल रहे हैं। जैसे हम खाना खा रहे हैं, उसे डाइजेस्ट करने के लिए जो प्रोसेस चलेगा, हम सांस ले रहे हैं तो सांस ले रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, उसे पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए, हर एक सेल को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जो भी प्रोसेसेस चलेंगे। हमने खाना खा लिया, उस खाने को अब जो भी डाइजेस्टेड फूड हो गया, उसको न्यूट्रिएंट्स जो है वो सारे सेल को पहुंचाएगा। उसके बाद फिर जो भी बच गया अनडाइजेस्टेड फूड, वो एक्सक्रीट आउट होगा। तो ये सारे चीज़ें जो है वो मिलके हमारा लाइफ को चलाने का काम करता है, हम इसी से ज़िंदा रह पाते हैं। तो इसीलिए हम इन सारे प्रोसेसेस को लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। ओके, तो लाइफ प्रोसेसेस में हमारे पास क्या क्या आएगा? देखो, लाइफ प्रोसेसेस में हमारे पास एक तो आ गया डाइजेशन, एक हो गया रेस्पिरेशन, एक हो जाएगा उस डाइजेस्टेड फूड को हमें हर एक सेल तक पहुंचाना भी तो होगा, तो वो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट होगा बॉडी में। और है
एक्सक्रीशन, जो भी टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल्स निकलेंगे, जो भी हमारा यहाँ डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, जो भी बॉडी के अंदर चीज़ें काम चल रहा है, उसके बाद कुछ वेस्ट भी निकलेगा, तो उस वेस्ट को हमें निकालना है बॉडी से। उससे क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा उसके लिए। तो हम लाइफ प्रोसेस में ये चारों चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो हम इस चैप्टर में एक एक करके ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, डाइजेशन के लिए क्या हो जाता है, हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, एक सिस्टम बना हुआ है, कुछ पार्ट्स मिलके बनाते हैं सिस्टम। ठीक है, बॉडी के जो भी पार्ट्स है, कुछ ऑर्गन्स है, वो क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि हमने डाइजेशन का काम संभालना है, तो वो एक डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा उन पार्ट्स और ऑर्गन्स को मिला के। कुछ पार्ट्स और ऑर्गन्स मिलके रेस्पिरेशन का काम संभाल लेंगे, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम बना लेंगे। सिमिलरली ट्रांसपोर्ट का जो भी काम करते हैं उनको हम कह देते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, से हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट होता है। एंड देन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम करता है। तो ये चारों सिस्टम हमारे बॉडी को, हमारे मतलब ह्यूमंस को, प्लांट्स को जिंदा रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम से। चलो, डाइजेशन में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो भी हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, हमारे बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है, हमारे सेल्स उसी के वजह से काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन अब किसके लिए ज़रूरी है, हमारे लिए, एनिमल्स के लिए तो ज़रूरी है ही, प्लांट्स के लिए भी ज़रूरी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो भी तो अपना लाइफ साइकिल चला ही रहे ना, तो उनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए, वो कैसे काम करेंगे, तो सबके लिए ज़रूरी है। अब न्यूट्रिशन दो टाइप का हो सकता है, एक हो सकता है हमारे पास ऑटोट्रॉपिक, एक हो सकता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब देखो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहाँ से आया, वर्ड देखो, ऑटो मीन्स खुद का, ट्रॉपिक मतलब फूड से रिलेटेड। तो खुद से जो जो ऑर्गेनिज्म फूड अपना बना सकते हैं, ठीक है, खुद का फूड बना सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, उनमें होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या उनको कहते हैं हम ऑटोट्रॉप्स। अब ये कौन कौन होते हैं, हमें पता है प्लांट्स अपना फूड खुद से बनाता है, एक हो गया प्लांट्स। कुछ बैक्टीरिया भी है जो अपना फूड खुद से बना सकते हैं, तो प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ओके, तो प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया अपना फूड खुद से बना सकते हैं। एक हो गया हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक से क्या वर्ड निकल रहा है, देखो, हेटेरो मीन्स दूसरे का, ट्रॉपिक मतलब फूड से रिलेटेड। तो दूसरे का फूड जब हम खा रहे हैं, दूसरे का फूड को जब हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो ऐसे न्यूट्रिशन को यूज़ करते हैं तो उनको क्या कहते हैं, हेटेरोट्रॉप्स। अब एनिमल्स होते हैं हेटेरोट्रॉप्स और कुछ फंगाई होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। मतलब कि एनिमल्स और फंगाई अपना फूड खुद से नहीं बना सकते हैं, हम दूसरे का फूड खाते हैं, एनिमल्स एंड फंगाई। ओके, अब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में कि नहीं, हम तो अपना फूड खुद से बनाते हैं, हमने तो देखा है भाई घर में खाना पकते हुए, तो हम तो अपना फूड खुद से बनाते हैं। तो बेटा, जो हम खाना पकते हुए देखते हैं ना, वो खाना पकाते हैं, वो एक्चुअली क्या हम पकाते हैं, प्लांट का फूड लेकर। प्लांट अपने लिए, मान लो प्लांट ने अपने लिए फूड बनाया, जो एक्स्ट्रा फूड हुआ वो पोटैटो के फॉर्म में वो उसने स्टोर कर लिया। अब हम उस पोटैटो को लेते हैं, काटते हैं और पका देते हैं, तो वो फूड बनाना नहीं होता है, प्लांट ने बनाया अपना फूड, हमने प्लांट के फूड को पका के खा लिया। ठीक है, तो हमारा जो होता है वो दूसरे से हम फूड लेते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो एनिमल्स और फंगाई करते हैं। नाउ अब हम सबसे पहले देखेंगे कि प्लांट्स अपना फूड लेते, बनाते कैसे हैं, मतलब हमें ये जानना ज़रूरी है ना प्रोसेस, कि हमने बोल तो दिया कि प्लांट्स अपना फूड बना रहे हैं, बना कैसे रहे, वो भी प्रोसेस हम समझेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्लांट्स का न्यूट्रिशन देखना है।
अब प्लांट्स जिस प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब देखो फोटोसिंथेसिस वर्ड में दो टर्म्स हमें दिख रहे हैं, फोटो और सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब सबको पता है, कुछ बन रहा है। सिंथेसिस मतलब बनाना, मतलब कुछ बन रहा है। अब फोटो कहाँ से आया? फोटो वर्ड आता है फोटोन से, ठीक है, फोटो वर्ड आता है फोटोन से। अब फोटोन क्या होता है? फोटोन होता है लाइट की यूनिट को हम फोटोन कहते हैं, मतलब लाइट से रिलेटेड। तो लाइट का यूज करके, ठीक है, लाइट का यूज करके जब हम कुछ बना रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर लाइट ही सिर्फ यूज नहीं होता है, और भी चीजें यूज होती हैं। ओके, तो देखो व्हाट आर असेंशियल चीजें जो हमें असेंशियल है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए, जो रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन सी होंगी? एक तो हमने सबसे पहले नाम से ही पता चल गया कि लाइट है। लाइट में क्या? सनलाइट, सनलाइट जरूरी है। नेक्स्ट क्या जरूरी है? वाटर जरूरी है, H2O, वाटर बहुत जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। इन सब ये तो हमें बाहर से मिल गया, सनलाइट हमें मिल रहा है सन से, वाटर हमें मिल रहा है प्लांट जो है रूट्स से, जो हम सॉइल में पानी डालते हैं, पानी पटाते हैं प्लांट को सॉइल से, रूट से एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स, पानी मिल गया। एटमॉस्फेयर से हमें ऑक्सीजन मिल गया। इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए भी तो कुछ चाहिए प्लांट को, कि ये सब चीज़ें हमें बाहर से मिल रही है पर उसके अंदर तो कुछ चीज़ें होनी चाहिए, कुछ सामान होना चाहिए जहाँ जिसको इन सब को वो यूज़ कर सके जहाँ पर। तो वो होता है प्लांट में क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होना भी ज़रूरी है, और यही क्लोरोफिल हम कहते हैं क्या है? ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट। पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट सिंपली जिसमें कलर होता है, ठीक है, तो ग्रीन कलर का ये होता है, इस वजह से हम कह दिए ग्रीन पिगमेंट है। और इसके वजह से जो पत्ते ग्रीन दिखेंगे, हमें स्टेम्स ग्रीन दिखता है, वो इसके वजह से होता है क्योंकि क्लोरोफिल होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में। तो ये सारी चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। कुछ भी एक अगर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, प्लांट के लिए फूड नहीं बन पाएगा। अब देखो ये होता है हमारे फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस को हम केमिकली कैसे बता दिए। हमने बोला हमारे पास क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। हमारे पास क्या ज़रूरी था? वाटर चाहिए था, वाटर आ गया। उसके बाद हमारा ये सनलाइट और क्लोरोफिल यूज़ हो रहा है। इनके प्रेजेंस में क्या बन रहा है हमारे पास? ग्लूकोज। ये क्या है? ये फॉर्मूला जो है किसका है? इसको हम कहते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला है C6H12O6। और हमारे पास क्या बन रहा है? ऑक्सीजन और वाटर, ठीक है। तो हम जब बोलते हैं कि प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन कैसे रिलीज कर रहे हैं? किस प्रोसेस से? कहाँ पर हो रहा है? जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर लेंगे और ऑक्सीजन निकालेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक फोटोसिंथेसिस चल रहा है। और फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है? सनलाइट। तो हम क्या बोलते हैं कि दिन में प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, रात में नहीं रिलीज़ करते हैं। तो भाई कहाँ से आया ये सब चीज़ें? कहाँ से आई? इसी से हमें समझ आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस दिन में होता है, इस वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रहा है। रात में फोटोसिंथेसिस हो नहीं सकता है क्योंकि सनलाइट नहीं है, तो इसलिए रात में प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। समझ में आया? ये सिंपल लॉजिक है।
नाउ इन सब चीज़ों के अलावा क्या ज़रूरी है, प्लांट को कुछ मिनरल्स ज़रूरी होते हैं। जैसे कि देखो मिनरल्स में क्या है हमारे पास, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg, फॉस्फोरस और हमारे पास ज़रूरी होता है नाइट्रोजन। नाउ ये सब कहाँ से प्लांट्स लेते हैं, ये सब सॉइल से आता है। प्लांट्स के रूट्स जो है वो सॉइल से ये सारे मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं, ये सब सॉइल में प्रेजेंट होता है। देखो नाइट्रोजन का हमें अच्छे से पढ़ना है कि नाइट्रोजन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये सारे ज़रूरी है पर नाइट्रोजन मोस्ट असेंशियल मिनरल है प्लांट के लिए, ठीक है। और नाइट्रोजन हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। ये हमारा हो गया नाइट्राइट, ये नाइट्राइट हो गया NO2 माइनस, और NO3 माइनस होता है नाइट्रेट। इस तरीके से प्रेजेंट होता है प्लांट। जब प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे तो इस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेंगे नाइट्रोजन को, ठीक है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स और नाइट्रेट के फॉर्म में। उसके बाद अपना यूज़ करेंगे अपना बाकी सारा लाइफ प्रोसेसेस चलाने के लिए। अब इनके अलावा प्लांट जो है कुछ ऐसे कंपाउंड्स यूज़ करते हैं जिनको बैक्टीरिया ने हेल्प किया है, मतलब नाइट्रोजन को प्लांट्स को यूज़ करवाने के लिए कुछ बैक्टीरिया भी हेल्प करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया हो गए, एंड बाय सम बैक्टीरिया, देखो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं कि नाइट्रोजन सॉइल में प्रेजेंट है, वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को तोड़ के कुछ ऐसे कंपाउंड्स बना देते हैं जो कि प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो प्लांट को नाइट्रोजन कैसे कैसे मिलता है, नाइट्राइट्स के फॉर्म में मिल रहा है, नाइट्रेट्स के फॉर्म में मिल रहा है, और कुछ कंपाउंड जो कि बैक्टीरिया बना रहे हैं। तो बैक्टीरिया भी हेल्प करते हैं, कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लांट्स को हेल्प करेंगे, ठीक है। प्लांट्स का हमने बात किया, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है एटमॉस्फेयर से। अब एटमॉस्फेयर से कहाँ से मिल रहा है, जैसे हमारे पास नाक है, हम नाक से ब्रीद इन कर सकते हैं। प्लांट्स के पास कहाँ नाक होता है, प्लांट्स के पास तो नाक नहीं है। वाटर हमने बोला रूट से मिल जा रहा है, सनलाइट डायरेक्ट मिल रहा है, क्लोरोफिल उनके अंदर होता ही है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलने के लिए एक हमारे पास होता है स्टोमेटा। प्लांट्स का जो भी गैसेस एक्सचेंज हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। अब इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो कहाँ से आता है, स्टोमेटा से, और ऑक्सीजन तो प्लांट खुद ही रिलीज कर रहे हैं, है ना। अब ये स्टोमेटा क्या होता है, देखो स्टोमेटा कुछ ऐसा होता है, देखो ये है स्टोमेटा ओपन, ठीक है। जब स्टोमेटा ओपन हो चुका है और ये है क्लोज्ड, ना ये भी क्वेश्चन आपका आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये ड्रॉ करके आपको बताना आ सकता है। देखो ये है स्टोमेटा, क्या है यहाँ पर दो क्या प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स, ये और ये दोनों क्या है हमारे पास, गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के बीच में, ठीक है, गार्ड सेल्स के बीच में ये एक ओपनिंग होती है, ये एक पोर होता है जिसे हम कहते हैं स्टोमेटल पोर। ये देखो ये हमारे पास गार्ड सेल्स है,
गार्ड सेल्स जब फूल जाते हैं, कैसे फूलेंगे, इनमें पानी आ जाएगा, ठीक है। वाटर जब भर जाता है गार्ड सेल्स में तो गार्ड सेल्स दोनों फूल जाते हैं, और इन जब ये फूल जाएंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे। जब दूर हो जाएंगे तो ये वाला पोर जो है ये हमें दिखेगा, ये प्रॉपर ऐसे खुला हुआ रहेगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटल पोर, और यहीं से ऑक्सीजन अंदर जाता है प्लांट्स में, ठीक है। यही गार्ड सेल, ये गार्ड सेल्स है, यही गार्ड सेल क्या हो गए हैं, जब इनमें से पानी निकल गया है, जब ये श्रिंक कर गए हैं, पानी निकल चुका है, श्रिंक कर गए, तो अब क्या है, पास पास आ गए हैं, और अब यहाँ पर ये जो स्टोमेटल पोर था, स्टोमेटल ओपनिंग था, ये बंद हो चुका होता है। नाउ अब देखो, हमेशा अगर गार्ड सेल्स ओपन रहेंगे तो यहाँ पर ठीक है, हमें एयर मिल रहा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल तो रहा है, पर यहाँ पर प्लांट में पानी भी तो होगा, आसपास पानी होगा। अगर हमेशा ओपन रहेंगे तो पानी इवेपोरेट होगा, क्योंकि धूप के वजह से, जब धूप की वजह से पानी इवेपोरेट होने लगेगा तो प्लांट्स को क्या होगा, वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा होने लगेगा। तो हमेशा ये स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन नहीं रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 24 आवर्स हमेशा ये ओपन रहेंगे, ये ओपन तभी होंगे जब ज़रूरत होगा, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा तो ज़रूरत होगा कार्बन डाइऑक्साइड की, स्टोमेटल पोर ओपन होंगे। जब ज़रूरत नहीं होगी, जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा होगा तो स्टोमेटल पोर क्लोज हो जाएंगे। क्यों क्लोज होते हैं, ताकि वाटर इवेपोरेशन, वाटर लॉस बाय इवेपोरेशन को रोक सके, ठीक है। नाउ देखो, प्लांट के हर एक पार्ट फूड नहीं बनाते हैं। हम बोलते हैं ना प्लांट्स फूड बना रहा है, बट प्लांट के हर एक पार्ट फूड नहीं बनाएगा। प्लांट का सिर्फ वो पार्ट फूड बनाएगा जहाँ पर क्या होगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में। ये देखो, हमने पढ़ा था, हमारे पास ऐसा कुछ प्लांट सेल हमने पढ़ा है, प्लांट सेल है, न्यूक्लियस है, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं प्लांट सेल में। बहुत सारे ऑर्गेनल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, यहाँ पर पूरा साइटोप्लाज्म होगा। यहाँ पर एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा ग्रीन पिगमेंट, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। तो जिन जिन पार्ट्स में क्लोरोफिल होगा, जिन जिन पार्ट्स में क्लोरोफिल होगा, सिर्फ वही ग्रीन होंगे, और वही पार्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। तो बताओ, रूट्स क्या ग्रीन होते हैं? रूट्स तो भाई ग्रीन नहीं होते हैं, ब्राउन कलर का हमने देखा है रूट्स। तो रूट्स क्या फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। एक तो उनको सनलाइट ही नहीं मिल रहा है, सनलाइट नहीं मिल रहा, उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते। तो रूट्स को खाना कैसे पहुंचता है? वो भी तो जिंदा है, जिंदा है मतलब खाना तो पहुंचना चाहिए। तो रूट्स को जो भी पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं प्लांट्स के, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, वो खाना पहुंचाते हैं। ओके, वो कैसे पहुंचता है वो हम लोग पढ़ेंगे जब हम ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के। तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा प्लांट का न्यूट्रिशन, प्लांट में कैसे फूड बन रहा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एनिमल्स पर। ना देखो, एनिमल्स में न्यूट्रिशन हमने कैसा पढ़ा है, हेटेरोट्रॉपिक टाइप का। तो एनिमल्स किसका फूड यूज़ करेंगे? प्लांट्स का फूड यूज़ करेंगे, या दूसरे एनिमल को खाएंगे। तो एनिमल्स दूसरों का फूड यूज़ करते हैं। अब एनिमल्स क्या होते हैं, या तो हर्बीवोर्स होते हैं, कार्निवोर्स होते हैं। हमें पता है कि प्लांट खा रहे हैं तो वो हर्बीवोर्स हो गए, मीट खा रहे हैं तो कार्निवोर्स हो गए, और अगर प्लांट और मीट दोनों खा रहे हैं तो वो ओमनीवोर्स हो गए, जैसे इंसान, हम लोग ओमनीवोरस होते हैं। ओके, नाउ कुछ एनिमल्स क्या करते हैं कि हमें देखो, हमारे इंसान में क्या होता है, हम लोगों में क्या होता है, हम फूड खाए फिर डाइजेशन शुरू होता है। कुछ में क्या होता है कि बाहर ही वो फूड को डाइजेस्ट कर लेंगे और उसके बाद अंदर लेते हैं फूड को, ठीक है। तो एनिमल्स में बहुत अलग अलग टाइप के डाइजेशन हो सकते हैं। एक होता है इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर, एक होता है एक्स्ट्रासेल्यूलर सेल के बाहर। हमने क्या पढ़ना है कि एनिमल्स, कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले से ही डाइजेस्ट कर लिया है फूड और उसके बाद वो फूड को ले लेंगे। जैसे देखो, डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, डाइजेशन आउटसाइड द बॉडी कौन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल यीस्ट करेंगे, मशरूम्स, इनमें भी डाइजेशन होता है आउटसाइड द बॉडी। ओके, फॉर एग्जाम्पल
एग्जाम्पल ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपके बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में, तो ये याद करना ज़रूरी है कि किन में डाइजेशन पहले से बॉडी से बाहर वो डाइजेशन करते हैं। अब कैसे डाइजेशन बॉडी से बाहर करेंगे, वो क्या करते हैं, कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे। उनको पता है उनको फूड मिल चुका है, ठीक है, उनको पता है उनको फूड बाहर है, उनके पास फूड है। अब वो क्या करेंगे, अपने बॉडी से कुछ एंजाइम्स रिलीज करेंगे। एंजाइम्स उस फूड को ब्रेक डाउन करेगा। उसके बाद जैसे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, उस डाइजेस्टेड जो भी न्यूट्रिशन होगा उस डाइजेशन में से उसको वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। इस तरीके से उनको फाइनली, हमें क्या मतलब है, हमें मतलब है कि जो फूड है उसमें से जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो हमें मिल जाए। तो ये लोग वही करते हैं कि बाहर ही डाइजेस्ट कर लेंगे फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे। एक होता है डाइजेशन इनसाइड द बॉडी। अब देखो ये डाइजेशन इनसाइड द बॉडी में सबसे बड़े एग्जाम्पल कौन है, ह्यूमन बींग्स, हम ही लोग हैं। हमारे अंदर ही हम फूड इनटेक करते हैं, फिर डाइजेशन होता है हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, फिर एब्जॉर्प्शन होता है फूड का। तो ये हमारे बॉडी के अंदर डाइजेशन हो गया। अब यहाँ पर भी इंजाइम्स होंगे, तो वो इंजाइम सब कहाँ रिलीज होंगे, जहाँ पर फूड प्रेजेंट है, हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन में, वहाँ आएंगे इंजाइम्स, और इंजाइम्स क्या करेंगे, फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। तो हमारे यहाँ पर इंजाइम्स बॉडी के अंदर ही रिलीज हो रहे हैं, यहाँ पर बॉडी के बाहर रिलीज हो रहे हैं। एक और टाइप का होता है, देखो एक होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, कुछ पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या करते हैं, पैरासाइट्स दो टाइप के हो सकते हैं। एक होते हैं जो बॉडी के बाहर रह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइस, हेयर लाइस जो जुएं होती है बालों में, वो टिक्स होते हैं। टिक्स कहाँ पर होते हैं, डॉग्स में, डॉग्स के स्किन पे देखना टिक्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लैक कलर के छोटे छोटे कीड़े होते हैं। ये सब क्या करते हैं, बॉडी से क्या सक करते हैं, ब्लड, इनका खाना ही ब्लड है। तो हमारे ब्लड में तो हमारे खाने का न्यूट्रिशन पहुंच चुका है, ये ब्लड ले लेंगे तो इनको हमारा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। तो ये क्या करते हैं, पैरासिटिक मोड, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फीड करते हैं, उनको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। हमें क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारा ब्लड सक कर रहे हैं। लाइस है, टिक्स है, लीच है, लीच भी वही होता है। लीच जो होता है इनका खाना भी ब्लड है, इनका मील होता है ब्लड। ये ब्लड से ही सारा अपना बॉडी का जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं ब्लड से लेते हैं, दूसरों के ब्लड से। फिर एक होता है टेपवॉर्म, टेपवॉर्म भी हमारा पैरासाइट होता है। देखो लाइस, टेक, लीच ये तो बॉडी के बाहर मिल जाएंगे। टेपवॉर्म कहाँ होता है, बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन में। टेपवॉर्म क्या करता है, इंटेस्टाइन में, हमारे इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, फूड डाइजेस्ट हो रहा है, ये हमारे पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को ही ले लेता है, तो इसका काम चल जाता है, इसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ में आया। तो टेपवॉर्म, अब टेपवॉर्म कहाँ से आता है, टेपवॉर्म आता है यूजुअली तो आता है अगर अनकुक्ड मीट खाओ, अनकुक्ड मीट में क्या, बीफ या पॉर्क जो खाते हैं उनमें आता है टेपवॉर्म, अगर अच्छे से कुक ना किया हुआ हो तो। ठीक है, ये कहाँ से आ जाता है हमारे पास, अनकुक्ड मीट से। इसीलिए जब भी कुछ नॉनवेज खाओ, मीट खाओ तो बिल्कुल अच्छे से पका हुआ खाओ। आजकल बहुत ट्रेंड चला है कि लोग कच्चे अंडे खाते हैं, तो भाई कच्चे अंडे, कच्चा कुछ भी जो नॉन वेजिटेरियन सोर्स है, जो एनिमल सोर्स है, बिल्कुल कच्चा नहीं खाना चाहिए। उसमें कितने सारे इन्फेक्शियस एजेंट्स हैं आपको भी नहीं पता है। ठीक है, टेपवॉर्म अगर आ गया तो फिर इंटेस्टाइन में बहुत ही हार्म करेगा, बहुत सारी बीमारियाँ होंगी और जल्दी ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा अपना सेफ्टी अपने हाथ। नाउ ये हमारा हो गया डाइजेशन का बेसिक जो आउटलाइन है, कैसे कैसे डाइजेशन होता है। हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर। ठीक है, हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से समझने वाले हैं। ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के पहले हम पूरा एक एक प्रोसेस पढ़ते हैं। फूड पहले अंदर जा रहा है बॉडी में, उसके बाद हम डाइजेशन करवाएंगे। सबसे पहले फूड कहाँ से अंदर जाता है, माउथ। हम माउथ से फूड क्या करते हैं, इनटेक।
अब जैसे हमारे में माउथ है फूड को इनटेक करने के लिए, दूसरे ऑर्गेनिज्म में कुछ और चीज़ें होती होंगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फॉर एग्जांपल अमीबा, अमीबा के पास कोई माउथ नहीं है ना। अमीबा है, अमीबा कैसे फूड इनटेक करता है, अमीबा कैसा दिखता है, देखो अमीबा कुछ ऐसा इर्रेगुलर शेप ऑर्गेनिज्म होता है। अमीबा इरेगुलर शेप है और ये जो होते हैं, ये प्रोजेक्शंस जो होते हैं उसके बॉडी के बाहर, इनको हम क्या नाम देते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया नाम कहाँ से आया, देखो स्यूडोपोडिया, स्यूडो मतलब फॉल्स, स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फुट। ये चलने का काम तो इसी से करते हैं ना, इसको चेंज कर करके बार बार, इनको जब आगे जाना होगा तो इसको और चेंजेस करेंगे। तो इनका ये फुट परमानेंट नहीं है, जैसे हमारे पास 2 पैर हैं, इनके पास कोई पैर नहीं होता, ये इसी से चलते हैं, इसीलिए हमने कह दिया फॉल्स फुट, क्योंकि ये टेम्पररीली बनता है, जब ज़रूरत होगा आगे ये थोड़ा और लंबा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो जैसे ज़रूरत होता है उस हिसाब से चेंज होते रहता है। तो इनके पास कोई परमानेंट फुट नहीं है, इसीलिए इनका नाम है सूडोपोडिया। अब ये सूडोपोडिया इनके चलने में तो हेल्प कर ही रहा है, प्लस इनके फूड को इनटेक करने में भी हेल्प करता है। कैसे, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई फूड है, यहाँ पर अमीबा का फूड प्रेजेंट है। ओके, अब अमीबा को पता है यहाँ पर फूड है, अब वो खाएगा कैसे, क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो अमीबा क्या करेगा, ये अपना सूडोपोडिया ऐसे और फूड के अराउंड, सूडोपोडिया से क्या करेगा, फूड को इनगल्फ करने का कोशिश करेगा। अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली ये फूड को इनगल्फ कर लेगा कुछ ऐसा, देखो ये अमीबा है और यहाँ पर क्या बन जाएगा, इसके पास फूड का वैक्यूल बन गया, मतलब एक खाली बैग, वैक्यूल मतलब एक खाली बैग, इसमें फूड आ गया है। अभी इसके फूड तो इनटेक हो गया है बॉडी के अंदर, अब ये क्या करेगा, जो भी एंजाइम्स होंगे उनसे डाइजेशन करवा लेगा, सिंपल। तो हमारे पास जैसे माउथ होता है, इनके पास क्या है, फूड इनटेक करने के लिए सूडोपोडिया। अब देखो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास पैरामीशियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम कैसा दिखता है, कुछ ऐसा स्लीपर शेप ऑर्गेनिज्म होता है, चप्पल के शेप का ऐसा कुछ ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ पर उसका साइटोप्लाज्म होगा और यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होंगे, छोटे छोटे, पूरी बॉडी में इसके सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, इसको पानी में स्विम करने का काम हेल्प करवाते हैं। ये पानी में रहता है यूजुअली, तो सीलिया के हेल्प से ये स्विम करेगा, इसका लोकोमोशन हो गया। अब पैरामीशियम के पास भी यहाँ पर फूड अगर प्रेजेंट है तो पैरामीशियम फूड कैसे लेगा, पैरामीशियम के सीलिया हेल्प करेंगे इसको फूड इनटेक करने में। सीलिया से क्या होगा, सीलिया से ये फूड को इधर लेकर आएंगे अपने माउथ के साइड, यहाँ पर इसका होता है माउथ, यहाँ पर इसका होता है माउथ, तो यहाँ से ये फूड को इनटेक कर लेंगे, सीलिया हेल्प कर रहा है। समझ में आया। तो हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना अपना तरीका है फूड इनटेक करने का। हमें पढ़ना है ह्यूमंस का, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फूड गया माउथ से, कहाँ जाएगा, माउथ से हमारा जाएगा बकल कैविटी में, देखो बकल कैविटी क्या होता है, ये जो पोर्शन है हमारा जहाँ पर टीथ है, हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स है, हमारे टंग है, उसको हम पूरा मिलाकर क्या कहते हैं, बकल कैविटी। बकल कैविटी में क्या क्या है हमारे पास, टीथ है, टंग है और क्या है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। देखो फूड आ गया है, टीथ का काम क्या है, च्यू करना, फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, ठीक है, बाइट साइज, हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में फूड को तोड़ते हैं, टीथ उसका काम करता है। टंग का काम क्या है, टंग जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसको मिक्स करने का काम करेगा फूड में। टंग हमारा जो होता है मिक्स करने का काम करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स, पता है सलाइवा निकलेगा, ग्लैंड्स है तो कुछ तो सिक्रीशन होगा, क्या आता है यहाँ से, सलाइवा।
समझ में आया तीनों का फंक्शन? टीथ च्यू करेगा, सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलेगा, टंग उसको फूड के साथ मिक्स करेगा। अब सलाइवा का क्या काम है, क्यों ज़रूरी है ये फूड के साथ मिक्स करने का, मतलब क्या ज़रूरत है? एक तो है कि जो सलाइवा होता है उसमें हमारे पास एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। अब ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू कर देगा माउथ में ही। फूड अभी माउथ में ही है लेकिन जैसे ही सलाइवा मिक्स हुआ, सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देगा। ना कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन शुरू हो चुका है हमारा। हमारे पास और क्या क्या है, फूड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एक होता है, हमारे पास फैट्स होते हैं और हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं। इन तीनों का डाइजेशन होना चाहिए। यहाँ पर शुरू हो चुका है हमारा कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। आगे जाकर हमारे फैट्स भी डाइजेस्ट होंगे, प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट होंगे। अब देखो सलाइवा एक तो ये काम कर रहा है कि डाइजेशन शुरू, एक और काम करता है, वो फूड को ना सॉफ्ट बना देता है, ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट बना देता है, क्योंकि आगे फूड को कहाँ से जाना होता है, ईसोफेगस, हमारा जो फूड पाइप है वहाँ से जाना होता है। नाउ चलो मैं इसके आगे कंटिन्यू करती हूँ इस साइड, ठीक है। इसके आगे हम लोग इधर कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखो हमारा बकल कैविटी से ये सारे काम हो चुके हैं। अब हमारा फूड कहाँ जाएगा, ईसोफेगस। ईसोफेगस को हम क्या कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं। फूड पाइप जो ईसोफेगस होता है कुछ ऐसा होता है पाइप की तरह, ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है। इसमें अंदर ना बहुत सारे मसल्स प्रेजेंट हैं। अब ये सॉफ्ट सा चीज़ है, अब इसमें हमें जो फूड भेजना है वो भी तो सॉफ्ट होना चाहिए। तो सलाइवा एक तो मिक्स करके सलाइवरी अमाइलेज यहाँ अपना काम शुरू कर देगा, उसके और एक और क्या काम करेगा, फूड को सॉफ्ट बना देगा, ताकि यहाँ से ईजिली ईसोफेगस से फूड का जो पार्टिकल है वो ईजिली आ सके, ठीक है, ईजिली नीचे जा सके स्टमक में ना। ईसोफेगस में जो मूवमेंट होता है फूड का उसको हम कहते हैं पेरिस्टालिटिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट, पेरिस्टालिसिस या पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, ठीक है। ये होता है इनके ईसोफेगस के अंदर जो मसल्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, धीरे 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 फूड को नीचे लेकर आते हैं ना। फूड हमारा ईसोफेगस से कहाँ आ जाएगा, स्टमक में। स्टमक में फूड आ चुका है। अब देखो यहाँ पर शुरू होगा बाकी चीज़ों का और ब्रेक डाउन, यहाँ पर काम शुरू होगा हमारे डाइजेशन का। स्टमक में हमारे पास क्या क्या रिलीज होता है, स्टमक में हमारे पास होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ओके। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स ये गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज करेंगे। क्या क्या होगा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और एक होता है हमारे पास पेप्सिन। नाउ ये जो पेप्सिन है इसका काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का। इस पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन डाइजेस्ट करेगा। और HCl क्या कर रहा है, हमारे स्टमक में एसिड का क्या काम है, तो एसिड क्या करता है, एसिड पेप्सिन को एक्टिवेट करवाने का काम करता है। देखो पेप्सिन एक एंजाइम है,
इसका एक कंडीशन होगा कि हर जगह पर एक्टिवेट नहीं हो जाएगा, कहीं पर भी गया और एक्टिवेट हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसको एक प्रॉपर कंडीशन चाहिए। जैसे हम पढ़ रहे हैं, हमें पढ़ने के लिए प्रॉपर शांति वाला इन्वायरमेंट चाहिए। ऐसा तो नहीं कहीं भी ढोल नगाड़ा बज रहा है हम पढ़ना शुरू कर देंगे, वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी बन जाएगा। तो वैसे ही पेप्सिन है, इसको एक इन्वायरमेंट चाहिए। अब पेप्सिन क्या बोलता है, मुझे एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए, मुझे एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। तो एसिडिक इन्वायरमेंट का काम कौन करता है, एसिड करेगा। हमें पता है एसिड क्या होता है, 1 to 7 pH स्केल पर 1 to 7 जो होगा वो एसिड में होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है जो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा ताकि पेप्सिन अपना काम शुरू करे। और पेप्सिन क्या काम करेगा, हमारे फूड में जो भी प्रोटीन पार्ट होंगे उसका डाइजेशन शुरू कर देगा। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन शुरू हो चुका है, प्रोटीन का हो चुका है, फैट्स का डाइजेशन अभी रुका हुआ है। नाउ ये पेप्सिन और HCl से डाइजेशन हो गया। अब हमारे स्टमक में क्या होता है, कुछ म्यूकस भी सिक्रीट होता है। ठीक है, हमारे स्टमक में म्यूकस सिक्रीट होता है। म्यूकस क्यों सिक्रीट होता है, स्लिपरी सब्सटेंस होता है म्यूकस, वो सिक्रीट होगा क्योंकि देखो हमारे स्टमक के अंदर जो भी पार्ट है वो भी बहुत सॉफ्ट पार्ट है। अब अगर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड उस सॉफ्ट पार्ट से टच होगा तो वो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा, जलाएगा। ठीक है, तो म्यूकस जो होता है वो स्टमक की पूरी लाइनिंग को कवर करके रखता है। अब म्यूकस से कवर हो रखा है तो HCl डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, इस वजह से हमारा स्टमक बचा हुआ रहता है। स्टमक में हमारे नुकसान नहीं होता है, हमारा स्टमक के जो सेल्स है वो जलते नहीं हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद फूड को अब कहाँ भेजना है, यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है। अब फूड कहाँ जाएगा, धीरे धीरे कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के पहले यहाँ पर ना एक स्टॉपर होता है, स्टॉपर या स्फिंक्टर। ठीक है, स्टॉपर को हम क्या बोलते हैं, स्फिंक्टर। मसल्स होता है, कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पर ओपनिंग है, तो ये जैसे कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो ये बंद रहेगा। तो स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में, स्टमक से फूड को इंटेस्टाइन में भेजने के लिए जो स्फिंक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, धीरे धीरे फूड के थोड़े पार्टिकल्स को स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेंगे। मतलब जैसे ये बंद है, थोड़ा सा खुलेगा, आगे फूड का पार्टिकल थोड़ा जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर थोड़ा सा खुलेगा, फिर थोड़ा सा पार्टिकल जाएगा। तो धीरे धीरे करके स्मॉल इंटेस्टाइन में पार्ट बाय पार्ट फूड को भेजा जाता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का मेजर काम क्या है, डाइजेशन करवाना। फूड का पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। ठीक है, यहाँ से डाइजेशन शुरू हुआ है स्टमक में, उधर हो रहा है सलाइवा की वजह से, यहाँ स्टमक में भी हुआ है। अब इंटेस्टाइन में डाइजेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ एंजाइम्स होंगे डाइजेशन कंप्लीट करवाने के लिए। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, दो पार्ट्स, जो दो ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के, वो यहाँ पर अपना एंजाइम भेजते हैं। क्या क्या भेजेंगे, एक जो है लिवर और एक पैंक्रियाज। लिवर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या भेजेगा, बाइल जूस, बाइल भेजता है। और पैंक्रियाज 3 एंजाइम्स भेजते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक होता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज, एक होता है लाइपेज और एक होता है ट्रिप्सिन। देखो पैंक्रियाटिक एमाइलेज, यहाँ पर भी हमने पढ़ा था सलाइवरी एमाइलेज। तो सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा था। क्यों, सलाइवरी एमाइलेज सलाइवा से आया था, एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। सलाइवा से आया था, सलाइवरी एमाइलेज हो गया। यहाँ पर भी एमाइलेज है तो ये भी कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन करेगा। अब ये पैंक्रियाज से आया तो हमने कह दिया पैंक्रियाटिक एमाइलेज। काम क्या है इसका, कार्ब्स को डाइजेस्ट करेगा, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेगा। लाइपेज, देखो लाइपेज क्या होता है, लिपिड्स को डाइजेस्ट करता है, मतलब फैट्स, जो भी फैट पार्टिकल्स होंगे, फैट्स होंगे हमारे खाने में, उसको डाइजेस्ट करेगा। और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन का क्या काम है, ये प्रोटीन पार्ट को डाइजेस्ट करेगा।
तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से 2 एंजाइम प्रेजेंट है, एक हमारे पास पेप्सिन था, एक हमारे पास आ गया ट्रिप्सिन। समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए सलाइवरी अमाइलेज और पैंक्रियाटिक अमाइलेज। लाइपेज जो होता है फैट्स का डाइजेशन कराता है। अब बाइल का क्या काम है भाई, ये तो अपना डाइजेशन कर रहे हैं, तो बाइल का जैसे HCl यहाँ पर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा था इसको काम करने के लिए, अब बाइल का काम क्या है, बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। ये एंजाइम्स बोलते हैं कि हम एसिडिक मीडियम में काम नहीं करेंगे। यहाँ पर फूड के साथ HCl मिल चुका है, तो फूड कैसा हो चुका है हमारा, एसिडिक हो चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आया वो कैसा है, एसिडिक है। अब इनका कहना है कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमें बेसिक मीडियम नहीं मिलेगा। तो बाइल आता है लिवर से, बोलता है कि मैं बेसिक मीडियम प्रोवाइड करूंगा, तो बाइल आकर बेसिक मीडियम प्रोवाइड करता है। बाइल फूड को न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिक जो उसका प्रॉपर्टी हो चुका है उसको न्यूट्रलाइज करेगा और बेसिक मीडियम इनको प्रोवाइड करेगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 इसका pH होता है। बाइल जो होता है उसका pH 7 to 8 होता है अप्रॉक्स। तो ये बेसिक में आ गया। अब बेसिक जो प्रोवाइड किया है ये अपना काम शुरू कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा तीनों डाइजेस्ट हो जाएगा, डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसके बाद क्या होगा, फूड जो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद कहाँ जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन 2 पार्ट्स है हमारे बॉडी में, बट स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एक्चुअल नाम क्या पड़ा है इसका, स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लेंथ में सबसे बड़ा होता है, लेंथ में लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा होता है, फिर भी इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ा है। क्यों? इसका आंसर मुझे आप लोग से चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे सब लोग बताएंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों पड़ा है, जबकि ये तो लेंथ में बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से। इसका आंसर मैं बताऊंगी लेक्चर के एंड में, ओके। तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसा नाम क्यों दिया गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पर। चलो, तो स्मॉल इंटेस्टाइन तक फूड पहुंच चुका था। नाउ इसके बाद हमें पहुंचाना है फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में। यहाँ पर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। लार्ज इंटेस्टाइन में अब क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। लार्ज इंटेस्टाइन का मेन क्या काम है, फूड का एब्जॉर्प्शन कराना। लार्ज इंटेस्टाइन में जो भी फूड हमें, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमें ज़रूरत होगा वो यहाँ पर ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। ब्लड में फूड हमारा जो भी न्यूट्रिशन है सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बना, जो भी वेस्ट बच गया, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ चला जाएगा, अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। किसके थ्रू, एनस के थ्रू। एनस जो होता है वो बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देता है। अब देखो इसको हम लोग एक्सक्रीशन नहीं कहेंगे, ठीक है। जब भी हम एक्सक्रीशन का बात करते हैं बॉडी में, एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, पर यहाँ भी तो वेस्ट मटेरियल ही हमारा बाहर निकल रहा है, हमारे काम का नहीं है, पर ये चीज़ एक्सक्रीशन नहीं कहता है। एक्सक्रीशन में हमेशा हम बात करेंगे लिक्विड वेस्ट की या नाइट्रोजनस वेस्ट की। यहाँ पर इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेफिकेशन। डेफिकेशन या पासिंग आउट ऑफ स्टूल, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है इनको हम कहते हैं डेफिकेशन। डेफिकेशन हो रहा है या फिर स्टूल का पास आउट हो रहा है, ओके। नाउ हमारा यहाँ पर डाइजेशन कंप्लीट हो गया। हमने प्लांट्स का डाइजेशन देख लिया, हमने एनिमल्स का डाइजेशन देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या लाइफ प्रोसेस में आता है, रेस्पिरेशन। अब हम क्या देखेंगे कि हम क्या सीखेंगे, हमने रेस्पिरेशन कैसे करना है, हमने ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन से हम जब बोलते हैं हमने ये जो फूड खाया है, हम बोलते हैं फूड से एनर्जी मिल रही है हमें, वो एनर्जी कैसे मिलती है। अभी तक तो हमने कहीं बात नहीं किया कि हमें एनर्जी मिल रही है, पर हम तो बोलते हैं कि एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है, फूड से। तो हम अब देखेंगे कि हमें फूड से एनर्जी कैसे मिल रही है, वो कहाँ हम पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन में, ओके।